नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम मध्यकालीन भारत के एक ऐसे शासक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी एक बिल्कुल अलग छाप छोड़ी है। हमने अक्सर योद्धा राजाओं के बारे में सुना होगा जो सिर्फ तलवार चलाना जानते थे, लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, मेवाड़ के महाराणा कुंभा, वो सिर्फ युद्ध के मैदान के शेर नहीं थे, बल्कि एक सच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें कला और साहित्य का उतना ही गहरा ज्ञान था जितना युद्ध नीति का। अब सबसे पहले एक सवाल उठता है, इतिहास में कोई भी राजा हमेशा के लिए अमर कैसे होता है? क्या सिर्फ उसकी तलवार और जीती गई जमीनों से, या फिर उसके द्वारा रचे गए साहित्य और पोषित की गई संस्कृति से? आज की हमारी ये चर्चा महानता को मापने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे वो है उनके विजय अभियान, मेवाड़ के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका, मशहूर विजय स्तंभ, उनका विद्वान स्वरूप और अंत में उनके वास्तुकार मंडन की कमाल की विरासत। आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके विजय अभियानों और सफलताओं की। अब देखिए, किसी भी शासक की कला और वास्तुकला की उपलब्धियों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने अपना साम्राज्य सुरक्षित कैसे किया। जरा इन तारीखों पर गौर करें। 1437 में महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मांडू के महमूद खिलजी प्रथम को न सिर्फ हराया बल्कि उसे बंदी भी बना लिया। फिर 1456 में जब गुजरात और मांडू ने मिलकर मेवाड़ को बांटने की इस चंपानेर संधि की, तो कुंभा ने उस संयुक्त सेना को भी पूरी तरह से धूल चटा दी। जाहिर सी बात है, जब सीमाएं इतनी सुरक्षित होंगी तभी तो कोई राजा कला और निर्माण पर अपना पूरा ध्यान लगा पाएगा। और यहीं से हमारा ध्यान जाता है उनके दूसरे सबसे बड़े पहलू पर, मेवाड़ के महान निर्माता के रूप में। महाराणा कुंभा की असली विरासत महज युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, वो मजबूत पत्थरों में गड़ी गई थी। जरा इस एक छोटे से आंकड़े के बारे में सोचिए। 32 मशहूर ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद के मुताबिक मेवाड़ में कुल 84 किले हैं, और यकीन मानिए उनमें से अकेले 32 किलों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये उनकी इंजीनियरिंग की अद्भुत दूरदृष्टि का एक बहुत बड़ा सबूत है। इन 32 किलो में कुछ तो इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें देखकर आज भी हैरानी होती है। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ का किला ले लीजिए, जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा उन्होंने आबू पर्वत पर पुराने परमार खंडरों को हटाकर एक बिल्कुल नया अचलगढ़ दुर्ग बनवा दिया। और हाँ, चित्तौड़गढ़ किले को जो आधुनिक रूप मिला है उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। किले के अंदर जो सर्पिलाकार यानी सांप की तरह घुमावदार प्रवेश मार्ग है, वो महाराणा कुंभा का ही मास्टरमाइंड आइडिया था, जिससे दुश्मन के लिए अंदर घुसना लगभग नामुमकिन हो गया था। किलों की इन मजबूत दीवारों से निकलकर अब हम चित्तौड़गढ़ की उस इमारत की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे आसमान से बातें करती है, विजय स्तंभ। ये कोई आम इमारत नहीं है। 1440 से 1448 के बीच पूरे 8 सालों में बनकर तैयार हुआ ये स्मारक असल में 1437 की उसी सारंगपुर विजय का एक भव्य जश्न है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ये महाराणा की शुरुआती सैन्य सफलताओं का एक ऐसा गगनचुंबी सबूत है जो आज भी शान से खड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस एक ही इमारत के कई नाम हैं और हर नाम के पीछे गहरी कहानी है। जैसे इस महान जीत के बाद कुंभा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई तो इसे कीर्ति स्तंभ कहा जाने लगा, और क्योंकि ये इमारत भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। बस यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में ही एक जैन कीर्ति स्तंभ भी मौजूद है, लेकिन वो इस विजय स्तंभ से बिल्कुल अलग है। जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। 120 फीट की ऊंचाई और 24 फीट की चौड़ाई। मध्यकालीन युग के हिसाब से देखें तो ये किसी स्काई स्क्रेपर से कम नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर की तकनीक को इस्तेमाल करके 9 मंजिला इमारत खड़ी करना सच में अपने आप में कितना बड़ा अजूबा रहा होगा। और इस इमारत से जुड़े किस्से तो और भी कमाल के हैं। क्या हमें पता था कि विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत थी जिस पर 1949 में भारत सरकार ने बाकायदा एक डाक टिकट जारी किया था? एक बार तो इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली तक गिर गई थी, जिसे बाद में महाराणा स्वरूप सिंह जी ने दोबारा बनवाया। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इसकी 3री मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द उकेरा गया है। ये उस दौर में कला की समावेशिता को दर्शाता है, इसीलिए इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। सिर्फ पत्थर ही नहीं, इन दीवारों में गहरे इंसानी जज्बात भी रचे बसे हैं। विजय स्तंभ पर संस्कृत में एक ऐतिहासिक प्रशस्ति यानी शिलालेख मौजूद है।
इसे दरबारी विद्वान अत्रि भट्ट ने लिखना शुरू किया था, लेकिन दुख की बात है कि इसे पूरा करने से पहले ही उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे महेश भट्ट ने आगे आकर अपने पिता के इस अधूरे काम को पूरा किया। पत्थरों पर उकेरी गई ये एक बहुत ही खूबसूरत पिता पुत्र की कहानी है। अब हम पत्थरों और स्मारकों की दुनिया से बाहर आकर खुद उस राजा के व्यक्तित्व में झांकते हैं। एक विद्वान राजा। मध्यकालीन राजाओं के बारे में हमारी जो आम धारणा होती है ना कि वो बस हमेशा तलवार लिए रहते थे, महाराणा कुंभा ने उसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। वो वीणा बजाने में भी उतने ही माहिर थे। साहित्य में एक शब्द होता है टीका। इसका मतलब है किसी प्राचीन या क्लासिकल ग्रंथ को सरल भाषा में समझाने के लिए लिखी गई एक विस्तृत व्याख्या या टिप्पणी। और महाराणा कुंभा इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने खुद जयदेव के मशहूर ग्रंथ गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की एक बहुत ही शानदार टीका लिखी थी। इसके अलावा चंडी शतक पर भी उन्होंने टीका रची थी। उनका ज्ञान सिर्फ एक दिशा में नहीं था। धर्म हो, राज्य चलाने की कला हो या फिर संगीत, सब में उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा और एकलिंग महात्म्य का एक हिस्सा भी खुद लिखा था। और ये ज्ञान सिर्फ उन तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका पूरा राज परिवार ही उच्च शिक्षित था। उनकी बेटी रमाबाई संगीत की बहुत बड़ी विदुषी थी, जिन्हें शिलालेखों में पूरे सम्मान के साथ वागीश्वरी की उपाधि दी गई है। संगीत को लेकर उनका नजरिया कितना गहरा और अकादमिक था, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका महान ग्रंथ संगीत राज। उन्होंने इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 5 अलग-अलग भागों में बांटा था। पाठ्य रत्नकोश यानी मूल पाठ, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। ये सब दिखाता है कि वो कला को कितने साइंटिफिक और व्यवस्थित ढंग से समझते थे। एक महान शासक की निशानी ये भी होती है कि वो अपने आसपास बेहतरीन दिमागों को इकट्ठा करता है। और यहीं से बात शुरू होती है कुंभा के दरबार के वास्तुकार मंडन की अमर विरासत की। कुंभलगढ़ जैसे विशाल किलों का निर्माण मंडन की देखरेख में ही हुआ था। लेकिन मंडन सिर्फ एक शिल्पकार या इंजीनियर नहीं थे, बल्कि वो एक अद्भुत लेखक भी थे। जरा उनकी लिखी गई किताबों के विषयों पर गौर कीजिए। राजवल्लभ नगर नियोजन और वास्तुकला पर है, रूप मंडन मूर्तिकला पर, कोदंड मंडन तीरंदाजी पर, वैद्य मंडन आयुर्वेद पर और शकुन मंडन ज्योतिष पर आधारित है। जरा सोचिए, एक ही इंसान के पास इतने अलग अलग विषयों का इतना विस्तृत ज्ञान। ये वाकई कुंभा के दरबार के बौद्धिक स्तर को साफ साफ दर्शाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम अंत में उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक शासक की असली अमरता किससे तय होती है? क्या सिर्फ युद्ध जीतकर कोई महान बन सकता है? महाराणा कुंभा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली अमरता उस संस्कृति, वास्तुकला और साहित्य में बसती है जो सदियों बाद भी हमारा मार्गदर्शन करती है। उनके बनवाए 32 किले, आसमान को छूता वो विजय स्तंभ और संगीत के वो गहरे ग्रंथ आज भी उनके अमर होने की गवाही दे रहे हैं। तो अगली बार जब भी महानता की बात चले तो तलवार के साथ साथ कलम और कला को भी जरूर याद रखिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।